वो जैसे बच्चे कुछ पूछना चाहे, बच्चों को बोलना चाहे तो अपने आप म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को, फिर बोलेंगे। चलिए जाएंगे। चलो स्टार्ट कर। हाँ भाई, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो मैं आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मुस्तफ़ा सर ने जो पढ़ाया था हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा दिया सर ने? सर ने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है मुस्तफ़ा सर ने? आवाज आ रही है क्या? अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कि अभी तक सर ने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं। साक्षी, साक्षी अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि मुस्तफ़ा सर ने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है आपको, क्या क्या सिलेबस कवर हो चुका है आपका? चलो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ हेट्रोसाइक्लिक से। मुस्तफ़ा सर ने आपको जितना भी करवाया उसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो आप देखो, उसको पढ़ाते हैं थोड़ा सा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो नाम से ही पता चल रहा है, हिट्रो, हिट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, मीन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक हिट्रो एटम प्रेजेंट होता है। मीन्स हिट्रो एटम्स कौन कौन से होते हैं? साइक्लिक का मतलब होता है जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जैसे साइकिल हमारे पास कौन किस किस चीज की होती है? हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो किन से मिलकर बनते हैं? साइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये दोनों के दोनों किससे मिल, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कार्बन के अलावा यदि कोई दूसरा एटम इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हिट्रो कंपाउंड। और यदि वो एक साइकिल की फॉर्म में है तो उसको क्या कहेंगे हम? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लो आप। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which contain cyclic
ring in which one or more heteroatom is present other than कार्बन। देखो भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो साइक्लिक रिंग होती है कार्बन कार्बन की, चाहे उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनके अंदर, ठीक है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन को रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे हेट्रोएटम के साथ, चाहे वो कोई भी हो, और वो हेट्रोएटम क्या होते हैं, कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन के अलावा होना चाहिए। और वो हेट्रोएटम कौन कौन से होते हैं, हेट्रोएटम कार्बन के अलावा कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, बोरोन हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, ये बहुत सारे एटम हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, कार्बन को रिप्लेस करते हैं एक अदर एटम से, कार्बन के अलावा दूसरे एटम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका जर्नल क्या था, डेफिनेशन थी कि भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। देखो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम पढ़ते क्यों हैं, कहाँ यूज होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे आप एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं ना, उनके अंदर पढ़ते हो। जैसे आपने प्यूरिन, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, प्यूरिन एंड प्रिमिडिन बेसिस के अंदर पढ़ा होगा, उनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को यूज करते हैं हम, ठीक है। मींस जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ना, जिससे डीएनए आरएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हेट्रोएटम है उनको यूज करते हैं। हेट्रोएटम की चेन प्रेजेंट होती है, मेन बेसिक चेन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इनके अंदर इनका यूज होता है। अब भाई सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम इसको क्लासिफाई करते हैं किस प्रकार से। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एक होते हैं नॉन एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सभी को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? दे रहे हैं सर। ठीक है। तो देखो नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होती लेकिन वो साइक्लिक होते हैं। और यहाँ पर एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, मींस जिनके अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो वो देखो कौन कौन से होते हैं, 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिनके अंदर ये 2 तो कार्बन है और थर्ड क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है।
4 मेंबर्ड के अंदर रख सकते हैं इसको, ठीक है, 5 मेंबर्ड के अंदर रख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही 6 मेंबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं इसको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 6 मेंबर्ड के अंदर लिख सकते हैं इसको। और ये जो हेटेरो एटम है, ये हेटेरो एटम एक के अलावा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इन कंपाउंड के अंदर देखो आप सभी, ऑक्सीजन के अलावा यहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। मीन्स आप सभी क्या देख रहे हो कि एक कार्बन को रिप्लेस करके हम कोई दूसरा हेटेरो एटम लगाते हैं और वो साइक्लिक फॉर्म में यदि होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये कैसे हैं, इनके अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं है। एरोमेटिसिटी का मतलब आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड होता है तो उसको एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं हक्कल रूल। हक्कल रूल होता है ना, सभी को पता है क्या होता है हक्कल रूल? बताओ क्या होता है हक्कल रूल? दीपिका, हक्कल रूल क्या होता है? दीपिका, हक्कल रूल क्या होता है बताओ। देखो, हक्कल रूल जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं, साइक्लिक होते हैं, जिनके अंदर कंजुगेशन होता है, ठीक है, और इनके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करेंगे और क्या होंगे, वो एरोमेटिक होंगे। लेकिन इनके अंदर देखो आप, क्या किसी प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर? है? बताओ, क्या इन कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं? नहीं करते ना। तो इसलिए ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन कैटेगरी किसके अंदर आते हैं, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बताओ कौन कौन से होते हैं? हम इनको एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, उसको देखो, जो एलिफेटिक था उसको हमने क्या लिखा था, एलिसाइक्लिक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अरसाइक्लिक। एराइल ग्रुप लगाते हैं ना, क्योंकि जो एरोमेटिक होता है उसके लिए एराइल लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसको अरसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं हम, ठीक है, अरसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से होते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रीति, काजल, बताओ। So furan, pyrrole, pyridine. हाँ हाँ, फ्यूरान होता है, पायरोल होता है, थायोफीन होता है ना। तो देखो, ये फ्यूरान, पायरोल,
फ्यूरान, पायरोल, थायोफीन। देखो फ्यूरान क्या होता है, जिनके अंदर ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन को रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन एटम लगाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, फ्यूरान कहेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ठीक है, पायरोल देखो, पायरोल के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है कार्बन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो देखो इसको हम बोलेंगे पायरोल। और यदि कार्बन को रिप्लेस हम किससे करते हैं, सल्फर से करते हैं, तो सल्फर क्या होता है, सल्फर के लिए थायो लगाते हैं, तो ये क्या होगा, थायोफीन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसे, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फाइव मेंबर्ड। ठीक है, 6 मेंबर्ड में यही लिख देता हूँ, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड में इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन बोलते हैं ना, एरोमेटिक होता है। इसके अलावा दो यदि हम क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन लगाते हैं, तो क्या ये एरोमेटिक होगा। अच्छा ये बताओ, बेंजीन जो है, बेंजीन जो है, क्या वो हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा, बेंजीन हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा क्या, नो सर। नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके सारे के सारे एटम्स क्या हैं, सेम है, कार्बन ही है सारे के सारे, अदर देन कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे आप रिंग बढ़ाते जाओ, रिंग का साइज बढ़ाते जाओ और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बढ़ता जाएगा। 7 मेंबर ले लो, 8 मेंबर ले लो, और उससे उसके अलावा डबल मेंबर्ड कंपाउंड जिनके अंदर जैसे ये होता है, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग होता है और दूसरा ठीक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, एरोमेटिसिटी याद है थोड़ी बहुत पीछे की, सर बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं ये पूछ रहा था ना पहले, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो उसको दोबारा से लिख देता हूँ। चलो थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ। आवाज तो क्लियर आ रही है, हाँ सर। आवाज क्लियर आ रही है ना, यस सर। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इनकी सभी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर किसकी, पायरोल की।
ठीक है। पायरोल जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H5N, ये होता है C4H5N, पायरोल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर आप इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से ड्रा करोगे, देखो इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और ये 4 कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ये बाद में बताऊंगा मैं, पहले जर्नल फॉर्म देखो इसकी, फिर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है, ठीक है। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है। इसके अंदर एक एटम ऐसा प्रेजेंट है इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो अदर देन कार्बन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, ठीक है। साथ में एक इसके पास कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। और एक कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम, ये इस ऊपर वाले पाई और डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में होता है। मींस ये जो पाई बॉन्ड होता है ये इसके अल्टरनेट प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर इस मोलिकुलर फॉर्मूला को देखो, 4 कार्बन इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। मींस ये जो स्ट्रक्चर है इस मोलिकुलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अब देखो ये बनते कैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। आप सभी को पता है कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s और 2p के अंदर कितने होते हैं, 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देखो समझो थोड़ा सा, आप सभी ने ये जो टॉपिक है ये पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको दोबारा से समझो, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी दोबारा से, ठीक है। ये सोचकर कोई इस पे ध्यान ना देने की कोशिश ना करे कि मैंने तो ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ये तो नॉर्मल सी चीज है जो सर सिखा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को दोबारा से सीखने की कोशिश करो, आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ इसमें आपको नया जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये, और नाइट्रोजन की क्या होती है, टू एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। एक तो ये s का p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल इसका
और ये दो px और py ऑर्बिटल, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाते हैं। मींस जो नाइट्रोजन होता है पायरोल के अंदर वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में, बताओ। सर 120। 120 का होता है ना, तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का होता है, ठीक है। तो देखो इसका ये और इसके दो ये px और py ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सभी को समझ में आ गया, इसको रब कर दूं मैं। यस सर। ठीक है, तो देखो हमारे पास 4 कार्बन है, आप सभी ने देखा चारों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो अभी है ना, एक कार्बन है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कार्बन उसके पास भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, मैंने अभी 3 दिखाए हैं, लेकिन कार्बन के पास तो 4 होते हैं ना। तो देखो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। सेम ऐसे ही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप होके ये दोनों क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सेम नाइट्रोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी आपस में ओवरलैप करके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ये भी क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का किसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन दिख रहा है, यस सर। थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही एक कार्बन क्या करता है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इधर हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ भी इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, इधर भी ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, आपने देखा था ना 2s के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो, ये जो भी 4 कार्बन और एक हाइड्रोजन है ये सारे के सारे एक प्लेन में होते हैं, सारे के सारे एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। और इनके परपेंडिकुलर ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है।
और ये इसको अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता इसके अंदर, ठीक है, इसलिए इसको अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही इस कार्बन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो इन सभी कार्बन और इस नाइट्रोजन के प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कौन सा है ये, आप सभी को मैंने दिखाया था कि px में एक इलेक्ट्रॉन होता है और py 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ये 2pz का है वो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही सेम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो मैं इसको सिग्मा बॉन्ड दिखा देता हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। सीधा बॉन्ड दिखा देते हैं इनको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, आ रहा है सर समझ। ऐसे, ठीक है। इसके पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेम इसके अंदर भी, इस कार्बन के अंदर भी, सेम इस कार्बन के अंदर भी, और इस कार्बन के अंदर भी सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये क्या करेंगे, इसका ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेड इलेक्ट्रॉन जो इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन और इन 4 कार्बन के, और सेम ये सारे को चारों जो पी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, साइडवेज ओवरलैप कर जाते हैं। ये ऊपर से ओवरलैप कर जाएंगे इसके साथ, और नीचे वाले पी ऑर्बिटल नीचे वाले पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इनके अंदर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। ये जो 4 कार्बन प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनके प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है भाई। और इनके अंदर देखो आप, ये जो कार्बन है इसके अंदर, ये जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन इसके बीच में, और कार्बन और कार्बन इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का होता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन होता है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए इस कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, 120 का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो इनके अंदर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, मीन्स ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस पायरोल के अंदर, इस पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या हो रहे हैं, इसके अंदर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये जो इट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर शेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे, बताओ। हाँ भाई, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ शेयर हो रहे हैं तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर बना के नॉर्मल।
मीन्स देखो ये जो स्ट्रक्चर है पायरोल की, इसके अंदर ये जो लोन पेयर होता है जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ये इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है। रिंग के अंदर डीलोकलाइज होने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं उनको, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के और 4 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, मीन्स हम जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लगाते हैं, n की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, तो क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, मीन्स हक्कल रूल की जो एक कंडीशन होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, वो तो उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज, देखो कार्बन भी sp2, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन भी, जितने भी कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है चारों के चारों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि प्लेनर स्ट्रक्चर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं ना। तो देखो प्लेनर स्ट्रक्चर है सभी के अंदर, और इसके जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं आगे जब इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब। तो देखो इसके अंदर ये जो भी हक्कल रूल की कंडीशन है सभी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या क्या होता है, पायरोल होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, समझ में आया कि पायरोल को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं हम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन फिर भी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि ये जो हक्कल रूल की कंडीशन होती हैं उन सभी को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सभी के पास आवाज आ रही है? Yes, sir. समझ में आ गया ये? Yes, sir. देखो Yes, sir. जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो पायरोल की वो होती है 92 किलो जूल पर मोल। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है हम सभी को पता है, जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ज्यादा होती है। मींस एरोमेटिसिटी का क्या मतलब होता है, जिस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी या जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है वो स्टेबल ज्यादा होता है ना। मींस उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब है, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वो कंपाउंड एरोमेटिक ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी 92 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन जो बेंजीन होता है, बेंजीन आप सभी को पता है ना, बेंजीन एरोमेटिक होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो 151 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, 151 मीन्स जो पायरोल होता है उससे तो बेंजीन बहुत ज्यादा एरोमेटिक होता है, मीन्स पायरोल से तो बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। एरोमेटिक करेक्टर देखें, एरोमेटिसिटी देखें तो बेंजीन की ज्यादा होती है, किससे, पायरोल से। ऐसा क्यों होता है भाई, बताओ, किसी को पता है कि बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक क्यों होता है और पायरोल है वो कम एरोमेटिक होता है, ऐसा क्यों? पता है किसी को?
मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ, देखो पायरोल की स्ट्रक्चर देखो आप। ये स्ट्रक्चर होती है पायरोल की। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो आप, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इनके अंदर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन? बताओ, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है। देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, करेगा ना? यस सर। करेगा ना? तो नाइट्रोजन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश करेगा, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव आने की कोशिश करेगा, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मींस इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट हो जाएगा इसके अंदर। ये जो पायरोल है उसके अंदर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट हो जाएगा, मींस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और आप सभी को पता है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हल्का फुल्का या थोड़ा बहुत भी चार्ज होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कंपाउंड स्टेबल कम होते हैं। आप सभी को पता है ना, स्टेबल वही कंपाउंड होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है? और जिनकी एनर्जी कम होती है वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कम एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। और आप देखो बेंजीन के अंदर सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। और इन कार्बन के अंदर इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये ना तो ये कार्बन ना ये कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है एक दूसरे की तरफ, सेम चार्ज सेपरेशन रहता है, इसलिए ये लगभग न्यूट्रल रहता है। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी है तो दोनों के दोनों एरोमेटिक, लेकिन ज्यादा एरोमेटिक ये इस वजह से होता है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आगे देखो। बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिक करेक्टर बेस वो होता है that species which abstract proton, ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है उसको क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। ये किसने कहा था, किस साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी कि बेस क्या होता है? बेस वो स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये ब्रोनस्टीड ने कहा था, ब्रोनस्टीड का पता है नाम, ब्रोनस्टीड एंड लोरी कंसेप्ट। उसमें क्या था, बेस वो स्पीसीज होती है जो H+ ले लेता है, उसको बेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसको भी क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, NH3 है और पायरोल है और अमोनिया है, इनमें ज्यादा बेसिक कौन होता है बताइए? बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, अमोनिया का ज्यादा होता है या पायरोल का ज्यादा होता है, या फिर अमीन?
किसका ज्यादा होता है इनमें से? ऑर्डर बताओ, 1 2 3। आपसे एग्जाम के अंदर लगभग ये पूछा जाता है कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, तो पायरोल, अमोनिया, या इसके अंदर, या फिर इसका कोई और डेरिवेटिव दे देंगे, या फिर पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन में पूछ लेंगे बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, या एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना उसके अंदर आता है। तो बताओ इनमें से बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जो स्पीसीज इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो ज्यादा बेसिक होगी। बताओ इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? सर थर्ड। थर्ड करेगा। तो पहले थर्ड, फिर फर्स्ट। फिर क्या आएगा? फर्स्ट। और फिर सेकंड। सेकंड। सभी का ऑर्डर यही है या कोई चेंज करना चाहता है? आशीष, आशीष अनम्यूट करो। यस सर। बताओ भाई, इनमें से ये जो ऑर्डर बताया है वो ऑर्डर यही आएगा 3 1 2। पहले 3 ज्यादा बेसिक होगा, फिर 1 और फिर 2, या फिर चेंज करना चाहते हैं आप इसको? बताओ। यही होगा सर। देखो मैं बताता हूं आपको, ऑर्डर यही होगा। आप चेक करो, ये नाइट्रोजन इसके पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तीनों के पास लोन पेयर है। तो तीनों में से जल्दी डोनेट कौन करेगा और ज्यादा डोनेट कौन करेगा? तो जल्दी डोनेट कौन करेगा? ये जो है अमीन, इसके अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस नाइट्रोजन के पास 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एल्काइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, ये एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना। ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट करेगा। और इसके अंदर, इस NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करते हैं, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके कंपैरिजन में कम डोनेट करते हैं। जितना कम डोनेट करेंगे तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी तो ये डोनेट कम कर सकेंगे। मीन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करता है, उसके बाद ये करता है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे हम? आप सभी ने अभी कॉन्जुगेशन में। बताओ। कॉन्जुगेशन में सर। हाँ देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन में चले जाते हैं और इस कंपाउंड को एरोमेटिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये यदि लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। देखो आप, जैसे यदि मैं इस की जगह क्या लगा दूं, R ग्रुप और ये H, तो ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक है? बताइए, ये क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह R लगा दिया मैंने, और ये H, तो बताइए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? R कुछ भी हो सकता है। बताइए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? सबसे पहले तो आप देखो, क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है।
4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, मींस ये जो कंपाउंड है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो नहीं करता, मींस एक ही चीज फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि हक्कल रूल की जितनी भी कंडीशन होती है, यदि एक भी वो फॉलो नहीं करता, कोई भी कंपाउंड तो एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, मींस ये क्या कर रहा है, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके अंदर 4 है, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा? अब देखो इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मींस ये क्या है, नॉन प्लेनर भी है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर प्लेनरिटी प्रेजेंट नहीं होती वो कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। मींस ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं हम इसको? क्या ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? बताओ भाई। Yes, sir. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है भाई। Yes, sir. साइक्लिक रिंग के अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, साइकिल प्रेजेंट होना चाहिए और उसके अंदर एक कार्बन, एक एटम ऐसा होना चाहिए जो अदर देन क्या हो, कार्बन। एक एटम ऐसा होना चाहिए जो कार्बन के अलावा अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा। तो देखो वो जो थर्ड था वो ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और सेकंड है ये जो फर्स्ट है उसके बाद वो इससे कम करता है थर्ड से। ठीक है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो हमारा सेकंड था उसकी तो जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर क्या होती हैं, डीलोकलाइजेशन के अंदर, इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज रहती हैं, जो इसको एरोमेटिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। मींस ये तो डोनेट करेगा ही नहीं, क्यों, यदि ये इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक के अंदर चला जाएगा। और नॉन एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता, इवन हम भी नहीं चाहते कि हम अपनी स्टेबल फॉर्म से किस में जाएं, अनस्टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर आएगा ये। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी रिएक्शन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू। अभी एक बार अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 23। Present, sir. 44। प्रेजेंट सर। एक मिनट लिख लेते हैं। सेवनटीन, 26,
Present, sir. रोल नंबर 4, 41, 7, 20, 42, 30. Yes, sir. Roll number 7. क्या हुआ? Sir, roll number 42. Sir, roll हाँ, number 42. 7. हो गया देखो, रोल नंबर 7, 42, 3, 17, 23, 44. Sir, roll number 16. Sir, 29. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अपने आप.